हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान वंश के बारे में। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ेंगे। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फोसिस करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, अजमेर का चौहान वंश। ठीक है। अब इस चौहान वंश को जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि कौन कौन से अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है जांगल प्रदेश के चौहान, सपादलक्ष के चौहान, शाकंभरी के चौहान। ठीक है। तो इनमें से हर तीनों लाइनों में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि जांगल प्रदेश के चौहान कौन से चौहानों को बोलते हैं, क्योंकि चौहान भी बहुत सारे थे। ठीक है। अजमेर के चौहान अलग थे, रणथंभौर के चौहान अलग थे, और भी चौहान थे। तो इस प्रकार दोस्तों, हाँ ठीक है, हम अजमेर के चौहान वंश है ना। तो अब ये है जांगल प्रदेश के चौहान कि जिस क्षेत्र में इन्होंने शुरू में राज्य जो अपना स्थापित किया था, उस क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था। शुरू में ये 1.25 लाख गांव के ऊपर शासन करते थे। तो सपादलक्ष के चौहान को कहा जाता था, और शाकंभरी के चौहान इसलिए कहा जाता है क्योंकि शाकंभरी माता इनकी कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं स्थापना से रिलेटेड, इस वंश की स्थापना। तो वासुदेव चौहान नाम के एक राजा हुआ करते थे 551 जो है ईस्वी में। तो उन्होंने सांभर लेक के निर्माता थे वो। ठीक है, 551 ईस्वी के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, सांभर लेक के निर्माता कौन थे? वो थे वासुदेव चौहान। बहुत ही मतलब ये लोगों की निगाहों से छुप जाते हैं क्वेश्चन। लोग बहुत अलग चीज़ें पढ़ लेते हैं। सारा का सारा जो फोकस है वो पृथ्वीराज पे ले जाते हैं, और पृथ्वीराज के तराइन के युद्ध याद कर लेते हैं, और वही सोचते हैं कि उनका चौहान वंश कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो फिर बाद में जो है वासुदेव चौहान सांभर झील के निर्माता थे। अजमेर में इन्हें प्रसिद्धि मिली, ठीक है, चौहानों को, तो इसे अजमेर के चौहान कहते हैं। और एक्चुअली में ये क्या थे कि शुरू में राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था इनका। ये प्रतिहार जो हुआ करते थे, जो मैंने बताया था राजपूती होते हैं ये भी। जो प्रतिहार थे उनके ये सामंत हुआ करते थे। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्या शब्द होता है ना जो अपन यूज़ करते हैं, अधीनस्थ, वो हुआ करते थे ये। लगभग 10वीं शताब्दी में सिंहराज चौहान नाम का एक बंदा आया, उसने प्रतिहारों की सत्ता से मुक्ति दिलाई। ठीक है, तो दोस्तों सिंहराज चौहान भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये किसके काल में जो है इनका स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ चौहानों का, वो था सिंहराज चौहान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स चौहान वंश के, उसमें था अजयपाल चौहान। ठीक है, तो अजयपाल चौहान का जो राज्य था वो 1105 से लेके और 1133 तक चला, और 1113 में इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर के चौहानों की राजधानी बनाया अजमेर को, और अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, और श्री अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के चलवाए। तो श्री अजय देव जो चांदी का सिक्का है वो कौन से राजा से संबंधित है? वो है अजयपाल। वैसे इजी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन फिर भी याद रखना ज़रूरी है, एकदम से उस समय क्लिक नहीं करता। और 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की क्वेश्चन तो वैसे भी आता ही रहता है, और इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है वैसे ही। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो रानी थी सोमलवती, ठीक है, उनके भी नाम के सिक्के प्राप्त हुए। सोमालेखा नाम के सिक्के भी हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं, और ये शैव धर्म का पोषक था, यानी कि शिव भक्त था ये। ठीक है, आगे हम अजयमेरु दुर्ग की बात करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अजयमेरु दुर्ग क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैं आपको उसकी एक बात बताता हूँ कि जब अंग्रेज़ों ने राजस्थान में राज्य स्थापित जब किया था, एक्चुअली में राजाओं से संधियाँ की थी, तो अजयमेरु एक सामरिक दृष्टि से, ये दुर्ग है जो है वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह बन गई थी, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान को ये जोड़ने वाली जगह थी। तो यहाँ से सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर सकते थे अंग्रेज।
और न केवल अंग्रेज, मुग़लों के काल में भी अजमेर ऐसी जगह थी जिनको जो मुग़ल्स थे उन्होंने अपने मतलब उन्होंने उसका डायरेक्ट शासन अपने हाथ में रखा था, किसी को दिया नहीं था। अब चौहान काल में जो है अजमेर दुर्ग, इन्होंने ये जो है अजमेर दुर्ग है वो चौहान काल में अजमेर कहलाया। सिसोदिया काल में तारागढ़ कहलाया। तारागढ़ क्यों कहलाया? जो एक पृथ्वीराज सिसोदिया नाम का एक राजा हुआ करता था, उसकी बीवी का नाम तारा था, उसके नाम पे। शाहजहाँ काल में गॉड विट्ठल दास के नाम पर गढ़विटली कहलाया। आधुनिक काल में ईसाई पादरी ने, बिशप हेबर है, उसने पूर्व का इसे जिब्राल्टर कहा। पूर्व का जिब्राल्टर आपको पता है कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक जल संधि है, उसे जिब्राल्टर बोलते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो मध्य सागर को अंटार्कटिक सागर से जोड़ती है, महासागर से जोड़ती है। तो उस पर जिसका कंट्रोल हो जाता था, उसका पूरे यूरोप के व्यापार के ऊपर कंट्रोल हो जाता था। इसी तरह इसको जो बिशप हेबर था उसने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। अब आगे बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट शासक जिसका नाम अर्णोराज था। उसने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए और अजमेर को समृद्ध बनाया और बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध भी लड़ा था उसने। 1113 से 1153। अर्णोराज का जो छोटा नाम था वो आनाजी था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। पुष्कर के जो वराह मंदिर है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नए क्वेश्चन आएंगे। देखो जो कई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसमें ये भी है कि पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। आना सागर झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। जहांगीर ने इसके इर्द गिर्द दौलत बाग और शाहजहाँ ने बारादरी का निर्माण कराया था उसके आसपास। ठीक है, बारादरी। ठीक है। आना जी के जो दरबारी विद्वान थे वो देवबोध और धर्मघोष थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी जो हत्या है उनके पुत्र ने ही करी थी, जिनका नाम है जगदेव। जगदेव नाम का इनका एक पुत्र था जिन्होंने इनकी हत्या की थी और कुछ दिनों तक शासन किया था। और क्योंकि वो पिता का हत्यारा था तो वो बदनाम हो गया था, तो फिर उसके जो दूसरा भाई था विग्रहराज, वो शासक बना। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वाले वीडियो में विग्रहराज और पृथ्वीराज चौहान से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देखेंगे। धन्यवाद।